हेलो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्ज एब्जॉर्बर। सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में भी हम सर्ज एब्जॉर्बर ही बोलते हैं। दोस्तों, आज हम यूनिट 4 का लेक्चर हमारा थर्ड है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम यूनिट 5 का एक मेरा टॉपिक बचा है SF6। दोस्तों, आपके सिलेबस में भी है यही चीज है कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ GIS, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता क्या है दोस्तों, वो भी आज हम इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, जो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वो मेरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, पहले देख लेते हैं मेरा सर्ज एब्जॉर्बर का। तो दोस्तों, आज हम आपको 2 टॉपिक बताएंगे और ये मेरा लास्ट का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है मेरा सर्ज एब्जॉर्बर, सेकंड टॉपिक है दोस्तों मेरा वाल्व टाइप लाइटिंग अरेस्टर, और थर्ड पॉइंट है मेरा दोस्तों जो यूनिट 5 का है GIS क्या होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अपना तीनों टॉपिक समझाएंगे और बताएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं मेरा सर्ज एब्जॉर्बर होता क्या है। संचरण लाइन में प्रगामी तरंगे जो सर्ज के कारण होती है, मतलब क्या है दोस्तों कि जो संचरण लाइन होती है उसमें जो ट्रेवलिंग वेव होता है, उसको ट्रेवलिंग वेव जो सर्ज के कारण उत्पन्न होती है उसका क्या होता है, उपकरण के टर्मिनलों पर पहुंचकर नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों, मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो ट्रेवलिंग वेव होता है जो सर्ज के कारण उत्पन्न, हिलोल के कारण उत्पन्न होता है, वह उपकरण के जो मेरा इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके टर्मिनल पर पहुंचकर नुकसान पहुंचाने का दोस्तों क्या करती है, कार्य करती है। यह अधिक वोल्टता पर होने वाली क्षति न केवल सर्ज के आयाम पर निर्भर करती है बल्कि तरंग वेव के ढालूपन पर अत्यधिक निर्भर करती है। मतलब क्या है दोस्तों, यह अधिक वोल्टता होने वाली, जो इसमें बहुत ही अधिक वोल्टता होने वाली क्षति न केवल, मतलब बहुत अधिक वोल्टता की मतलब कमी न होने, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन क्या करती है, अधिक क्षति न केवल सर्ज के आयाम पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, हिलोल होता है उसकी क्या किस पर निर्भर करती है, उसके आयाम पर, बल्कि तरंग वेव के ढालूपन का मतलब क्या है दोस्तों कि ढलान। एक तरीके से जैसे आप समझ लीजिए कि एक ऊपर पॉइंट है एक नीचे पॉइंट है, तो ऐसे इस तरीके से तरंगे आती है दोस्तों। तो क्या एक ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें एक ढालूपन होगा ना, दूसरे एक तरीके से ढाल ले लीजिए। तो वही है कि बल्कि तरंग वेव के ढालूपन पर अत्यधिक निर्भर करती है, मतलब ढलान पे अत्यधिक निर्भर करती है। तरंग वेव के ढालूपन को कम करने के लिए सर्ज एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो मेरा तरंग वेव होता है, ट्रेवलिंग वेव होता है, उसके ढालूपन को जो मैं ढलान बना उसको कम करने के लिए ही हम सर्ज एब्जॉर्बर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो मेरा सर्ज एब्जॉर्बर होता है यह एक ऐसी युक्ति होती है जो सर्ज को अवशोषित कर तरंगाग्र के ढालूपन को कम करती है। आप मेन ये याद कर लीजिए, सर्ज एब्जॉर्बर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्ज को अवशोषित कर तरंगाग्र के ढालूपन को, मतलब प्राइमरी के ढालूपन को क्या करती है, कम करती है। सर्ज डाइवर्टर सर्ज को पृथ्वी की ओर भेज देता है जब सर्ज एब्जॉर्बर उस सर्ज को, मतलब जबकि दोस्तों सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जबकि सर्ज एब्जॉर्बर जो होगा वह क्या करेगा, उस सर्ज को अवशोषित कर लेता है। जो दोस्तों सर्ज डाइवर्टर होगा वह सर्ज को पृथ्वी की ओर क्या करता है, भेज देगा, लेकिन जबकि जो मेरा सर्ज एब्जॉर्बर होगा वह सर्ज को अवशोषित मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा दोस्तों, वह खींच लेगा अपनी ओर कर लेगा। दोस्तों, जो मेरा सर्ज एब्जॉर्बर होता है उसके निम्न 3 विधियां होती हैं। क्या क्या विधियां होती हैं दोस्तों? मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस व्यवस्था में लाइन और अर्थ के बीच एक कैपेसिटर जोड़ा गया है। दोस्तों, आप पहले इसमें एक डायग्राम देख लीजिए। यही डायग्राम इसमें यही बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, यह मेरी लाइन है, इसके बीच क्या है, मेरा एक कैपेसिटर जुड़ा है, यह मेरा क्या है, ग्राउंड कर रहा है दोस्तों। तो इसमें यही बताया गया है कि इस व्यवस्था में लाइन और अर्थ के बीच एक कैपेसिटर जोड़ा गया है जो सर्ज अवशोषण की भांति कार्य करता है। दोस्तों, यह क्या करता है, सर्ज अवशोषक की भांति क्या करता है, मेरा कार्य करता है। संधारित्र का प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, क्या करता है, जो मेरा कैपेसिटर होता है जोड़ा जाता है वह सर्ज अवशोषक, मतलब सर्ज अवशोषक की जो भांति कार्य करता है वह क्या होता है, संधारित्र, कैपेसिटर को संधारित्र बोलते हैं दोस्तों। तो संधारित्र प्रतिघात आवृत्ति की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण निम्न आवृत्ति पर उच्च प्रतिघात था, उच्च आवृत्ति पर निम्न प्रतिघात प्राप्त होता है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर उच्च, क्योंकि उसके बता क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, तो क्या होगा, अगर मेरी आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रतिघात मेरा क्या होगा दोस्तों, कम होगा। और मेरी अगर आवृत्ति मतलब कि आवृत्ति कम होगी, मतलब उच्च आवृत्ति मतलब अधिक
प्रतिघात आवृत्ति होगी तो प्रतिघात मेरा कम होगा, और प्रतिघात अधिक होगा तो आवृत्ति मेरी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। अतः संधारित्र उच्च आवृत्ति होते ही शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। मतलब दोस्तों कि अगर मेरा प्रतिघात कम होगा तो क्या प्रतिघात दोस्तों मेरा क्या होगा, प्रतिघात कम होगा तो मेरी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा दोस्तों, मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या मेरा क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट भाग व्यवहार करेगा। और दोस्तों जो मेरी शॉर्ट सर्किट होगी तो वह मेरा क्या करेगा, ग्राउंड जो लाइन आएगी वह कहाँ चली जाएगी दोस्तों, ग्राउंड में चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों मेरा सेकेंड पॉइंट है क्या, फर्स्ट तो यही हुआ कि इसमें क्या करता है, एक कंडक्टर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, जो क्या करता है, निम्न आवृत्ति पर उच्च प्रतिघात, उच्च आवृत्ति और निम्न प्रतिघात को प्राप्त करता है। और यहाँ पे अगर उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो मेरी लाइन होगी वहाँ कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों मेरा, इसमें एक दूसरे प्रकार का सर्ज अवशोषक चोक तथा प्रतिरोध का समांतर संयोजन रहता है। दोस्तों आप डायग्राम में देख लीजिए, यह मेरा चोक लगा है, प्रतिघात दोस्तों इसको हम प्रेरकता L भी बोलते हैं, यह क्या मेरा चोक है, जो कैसे इसमें एक दूसरे प्रकार का सर्ज अवशोषक चोक था प्रतिरोध का समांतर संयोजन होता है। दोस्तों यह किसमें पैरेलल में कनेक्ट होता है दोस्तों, प्रतिरोध और L चोक किसमें कनेक्ट होता है, समांतर में कनेक्ट होता है, जो लाइन के श्रेणी में जुड़ा होकर मतलब क्या कहते हैं, यह जो मेरा चोक होता है वह लाइन के श्रेणी में जुड़ा होता है। यह मेरी दोस्तों लाइन है, इसके किस में जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा, और ये प्रतिरोध को किस में जोड़ता है, समांतर में जोड़ता है, जुड़कर सर्ज एब्जॉर्बर का कार्य करता है। दोस्तों यह किसका कार्य करता है, यह मेरे सर्ज एब्जॉर्बर का कार्य करता है। दोस्तों मेरा ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें सर्ज एब्जॉर्बर का कार्य करता है। चोक सर्ज फ्रीक्वेंसी के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, इस प्रकार सर्ज प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होता है तथा उसका क्षय हो जाता है। दोस्तों जो मेरा चोक होगा वह सर्ज फ्रीक्वेंसी के लिए उच्च मतलब हाई प्रतिरोध प्रदान करेगा, और इस प्रकार जो मेरा सर्ज होगा वह प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाता है, उसका क्षय मतलब उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें मेरा थर्ड पॉइंट है क्या है, कि जो मेरा इस प्रकार का सर्ज अवशोषक है जिसे फेरेंटी सर्ज अवशोषक कहते हैं। दोस्तों फेरेंटी सर्ज अवशोषक क्या है, जो मेरा दोस्तों समझ फेरेंटी सर्ज अवशोषक क्या होता है। दोस्तों जो मेरा सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा वह रिसीविंग एंड के वोल्टेज से अधिक होगा तो उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, फेरेंटी सर्ज अवशोषक बोलते हैं। कहते इसमें एक वायु क्रोडेड प्रेरक लाइन से श्रेणी में जुड़ा होता है। दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें यह मेटल शीट चादर लगी होती है। दोस्तों यह मेरा क्या होता है, कैपेसिटर लगा कैपेसिटर लगा होता है। दोस्तों यह मेरी कहा था ग्राउंड में चलिए, ये मेरी लाइन होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें एक वायु क्रोडेड, यही दोस्तों यह मेटल शीट जो लगी तो वह वायु क्रोडेड होती है, वायु क्रोडेड प्रेरक लाइन के श्रेणी में लगा होता है। दोस्तों मेरा किसमें वायु प्रेरक है वो लाइन में श्रेणी में लगा होता है। यह प्रेरक एक भूयोजित धात्विक चादर से वैद्युत रोधित होता है। दोस्तों किसमें कहता है, भूयोजित चादर से क्या होता है, वैद्युत इंसुलेशन किया होता है। इसे क्षयकारी कहते हैं। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, क्षयकारी बोलते हैं। यह व्यवस्था एक द्वितीयक शॉर्ट सर्किट की स्थिति होने वाले ट्रांसफार्मर के समतुल्य होती है। दोस्तों यह जो मेरी इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यह द्वितीयक शॉर्ट सर्किट की स्थिति में होने वाले ट्रांसफार्मर के समतुल्य होती है। इस प्रकार का सर्ज एब्जॉर्बर मुख्यतः ट्रांसफार्मर के रक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों मेरा जो इस प्रकार का सर्ज एब्जॉर्बर है, इसका मेन प्रयोग हम किसके होकर, ट्रांसफार्मर के रक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मेरा सर्ज एब्जॉर्बर ये 3 पॉइंट बनते हैं, एक में कैपेसिटर लगा होता है, एक में चोक और रेजिस्टेंस लगा होता है दोस्तों, और एक में धात्विक पत्ती लगी होती है। आप दोस्तों ये 3 पॉइंट याद रखें तो आपको सर्ज एब्जॉर्बर का पॉइंट हमेशा आपको याद रहेगा। उसके बाद है दोस्तों मेरा वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। दोस्तों पहले आप वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर का ये डायग्राम देख लीजिए। दोस्तों आप इसमें जो पॉइंट लिखा आप इसके पहले डायग्राम को देख लीजिए। इसमें इसे क्या होता है दोस्तों, ये मेरी डिस्क लगी होती है, ये मेरी प्लेटें लगी होती है। दोस्तों ये मेरा क्या होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है। बाकी दोस्तों इसके डायग्राम के बारे में हम आपको संरचना और कार्यविधि बताएंगे। दोस्तों ये आप इसमें जो पॉइंट लिखा है वो हम आपको संरचना में ही बताएंगे। दोस्तों आप इस डायग्राम को देख लीजिए और डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो मेरा वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह मेरा बोर्ड में कई बार आया है। तो दोस्तों आप बनाने से क्या नहीं होता, अगर आप ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप डायग्राम अगर आपको लगता है बहुत ही ज्यादा टफ है डायग्राम, तो आप 3 बार 4 बार लगातार कोशिश करते रहिए दोस्तों, तो आपसे एक न एक बार तो दोस्तों हो ही जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका संरचना और कार्यविधि देखते हैं। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का लाइटनिंग अरेस्टर है
वह नॉन लीनियर डाइवर्टर कहलाता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का लाइटनिंग है वह क्या कहलाता है, नॉन लीनियर डाइवर्टर कहलाता है। यह चीनी मिट्टी अर्थात पोर्सलिन के एक खोल से बना होता है। दोस्तों यह किससे बना होता है, चीनी मिट्टी के एक पोर्सलिन के खोल से बना होता है, जिसके अंदर आर्क अंतराल तथा क्या कहते हैं वाइलाइट प्लेटों का एक समुच्चय लगा होता है। दोस्तों हमने आपको उसमें बताया कि जो डिस्क लगी होती है उसमें प्लेट भी लगा था, वह किसका, तो वाइलाइट प्लेटों का एक समुच्चय लगा होता है। आर्क अंतरालों का समुच्चय कई श्रेणीबद्ध आर्क अंतरालों से बना होता है। दोस्तों जो समुच्चय होता है वह कई श्रेणीबद्ध से आर्क मतलब अंतरालों के बीच बना होता है। प्रत्येक अंतराल पर दो चकती के आकार के वाशर तथा उनके बीच दबे माइकानाइट छल्ले से बना हुआ होता है। दोस्तों डायग्राम को आप देख लीजिए, बाकी इसमें आपको बता दें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे होते हैं। दोस्तों इसमें क्या, प्रत्येक अंतराल पर दो चकती के आकार के वाशर तथा उनके बीच दबे माइकानाइट छल्ले से बना होता है। दोस्तों छल्ले से क्या बना था उसमें देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट बना होता है। पॉइंट जो था मेरा 7, 8, 9 करके दोस्तों वह इसमें यही बता रहे तो उसमें क्या क्या लगा होता है। दोस्तों पहला 7 पॉइंट मेरा क्या लगा था, सिरा लगा होता है, सिरा होता है। उसके बाद दोस्तों मेरा रबड़ का गैस्केट लगा होता है। उसके बाद दोस्तों मेरा कमानी लगी होती है। फिर दोस्तों मेरा आर्क अंतरालों का सेट लगा होता है। उसके बाद दोस्तों मेरा क्या, वाइलाइट प्लेटों का सेट लगा होता है। फिर दोस्तों मेरी चीनी मिट्टी का आवरण लगा होता है। फिर क्या होता है दोस्तों मेरा भीतरी डायफ्राम लगा होता है। फिर उसके बाद दोस्तों कमानी लगी होती है। उसके बाद फिर दोस्तों मेरा क्या, भरण मिश्रण लगा होता है। और उसके बाद दोस्तों मेरा बाहरी डायफ्राम लगा है। फिर उसके बाद मेरा भू संपर्क सिरा लगा। दोस्तों आप इन पॉइंट को देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको डायग्राम में बताते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लगा होता है। दोस्तों ये मेरा 7 पॉइंट पे क्या लगा होता है, दोस्तों ये मेरे क्या है, सिरा है। उसके बाद दोस्तों यह जो मेरा ये लगा है ये मेरी क्या है, रबड़ का गैस्केट है। दोस्तों उसके बाद ये मेरी कमानी लगी हुई है, जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या लगी है दोस्तों, मेरी कमानी लगी है ये। उसके बाद यह मेरा दोस्तों क्या है, ये मेरा क्या है, आर्क अंतरालों का सेट है। दोस्तों इसमें जो आर्क अंतराल है उसका क्या लगा है दोस्तों, सेट लगा है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे क्या है, ये जो मेरी प्लेटें होती है ये क्या है, व्हाइट लाइट प्लेटों का सेट है। दोस्तों ये जो मेरी प्लेट लगी है ये क्या है, व्हाइट लाइट प्लेटों का दोस्तों क्या लगी है, सेट लगी है। उसके बाद यह मेरे क्या है, चीनी मिट्टी का पोर्सलिन आवरण है। दोस्तों ये जो मेरा पूरा ये चीनी मिट्टी का क्या है, पोर्सलिन आवरण है। उसके बाद दोस्तों यह मेरा क्या है, भीतरी डायफ्राम है। दोस्तों यह मेरा क्या है, भीतरी डायफ्राम है। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये मेरी कमानी लगी होती है, इसमें फिर ऐसे दोस्तों क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। उसके बाद दोस्तों यह मेरा क्या है, भरण मिश्रण। दोस्तों इसमें जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, क्या भरा होता है, वही मिश्रण भरा होता है। उसके बाद दोस्तों यह जो मेरी होती है ये बाहरी डायफ्राम होती है। मतलब डायफ्राम का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों आप, ढक्कन एक तरीके से। यह मेरा भीतरी होता है, यह मेरी क्या होती है, बाहरी डायफ्राम होती है दोस्तों। उसके बाद यह मेरा क्या, भू संयोजन संपर्क मतलब जो अर्थिंग टर्मिनल। दोस्तों यह मेरा क्या होता है, अर्थिंग टर्मिनल लगा होता है। दोस्तों इसमें अर्थिंग टर्मिनल पॉइंट लगे होते हैं। दोस्तों आप इसके पॉइंट देख लीजिए इसमें क्या क्या लगे होते हैं। दोस्तों इसमें जो एक में एक मतलब ये चीनी मिट्टी का अर्थात पोर्सलिन मतलब कि ये खोखला जो यह बना होता है दोस्तों, क्या होता है, खोखले सा बना होता है। और इसमें मतलब क्या होता है दोस्तों, ये प्लेटें जो लगी होती है इसकी एक साइड हम पत्ती को डिस्को को दिखाते हैं और यह मेरा कनेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों हमारा कौन से इंस्ट्रूमेंट दोस्तों किसके बने होते हैं, व्हाइट लाइट प्लेट पोरस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों जो मेरा व्हाइट लाइट प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, पोरस पदार्थ की बनी होती है। ये चक्तियां माइका रिंग द्वारा एक दूसरे से अलग की जाती है। दोस्तों की गई होती है। दोस्तों जो मेरी चक्तियां होती है, जो मेरी डिस्क लगी होती है वह एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे रिंग के द्वारा अलग की हुई होती है, जिसमें पोर्सलिन केस चक्तियां वायु वातावरण से अप्रभावित रहती है। दोस्तों जो मेरी क्या पोर्सलिन की केस चक्तियां होती है वो वायु वातावरण क्या होती है दोस्तों, अप्रभावित रहती हैं। यह एक अच्छी तरह से पैक लाइटनिंग अरेस्टर होता है। दोस्तों मेरे जो एकदम पूर्णतः बंद होती है, पैक होती है। दोस्तों यह एक अच्छी होती है लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जिसके निचले अंग में 2 ओजोन रोधी डायफ्राम लगे होते हैं। दोस्तों हमने जो मेरा वायर डायफ्राम था वही है, 2 ओजोन रोधी डायफ्राम लगे होते हैं। दोस्तों आपको 2 ओजोन रोधी डायफ्राम दिखाते हैं। दोस्तों यह जो मैं लगी यह दोस्तों दोनों ओर से लगी है, क्या है, मेरे 2 ओजोन रोधी डायफ्राम है दोस्तों। तो वही क्या है, इसमें 2 ओजोन रोधी डायफ्राम लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरा है यह दोस्तों मेरा लास्ट टॉपिक है यूनिट 5 का SF6। दोस्तों यह मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए हमने इंपॉर्टेंट लगा रखा है। इसको बोलते हैं दोस्तों GIS। दोस्तों बोर्ड में मेरे यूनिट 5 के लास्ट से
मतलब ये भी सिलेबस में भी यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस। दोस्तों जीआईएस आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि जीआईएस क्या होता है, व्याख्या कीजिए, इसके प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आज यह मेरा लास्ट टॉपिक है, जीआईएस होता क्या है। उसके बाद दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी आपको ना आता हो वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, जिससे हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं जीआईएस होता क्या है। दोस्तों पहले हम इसका क्या कहते हैं, फुल फॉर्म जान लीजिए। जीआईएस गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता क्या है, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। जीआईएस होता क्या है दोस्तों कि वह विद्युत उपकेंद्र जिसके सभी संजीवित अंगों को असंपृक्त गैस द्वारा विद्युत रोधित किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि वह इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जिसके सभी संजीवित अंग जो होते हैं वह असंपृक्त गैस के द्वारा इंसुलेशन किया जाता है, विद्युत रोधित किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। असंपृक्त गैस विद्युत रोधी उपकेंद्र जीआईएस कहलाता है। दोस्तों जो मेरा इंसुलेटेड किया हुआ उपकेंद्र होता है वही क्या कहलाता है, जीआईएस कहलाता है। इसकी अभिकल्पना 66 केवी से अधिक वोल्टता पर की जाती है। मतलब क्या है दोस्तों कि इसकी जो अभिकल्पना हो वह 66 केवी से अधिक वोल्टता पर हम करते हैं। इस विद्युत उपकेंद्र पर बस बार, स्विच, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर, दोस्तों ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि सभी उपकरण असंपृक्त गैस में से भरे हुए धातु आवरित प्रतिरूपकों में रखे जाते हैं। दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक इनक्लोज मॉड्यूल। दोस्तों आप यही इंग्लिश से समझिए, ज्यादा बेटर रहेगा कि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं क्या क्या, बस बार, स्विच, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटीपीटी आदि जो भी लगे होते हैं दोस्तों वह असंपृक्त गैस में भरे हुए धातु में वह दोस्तों क्या होते हैं, भरे रहते हैं। सभी परिरूपकों को अर्थेट किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, अर्थ में भूयोजित किया जाता है। जितने भी परिरूपक लगे होते हैं दोस्तों, इनक्लोज लगे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अर्थेट किया जाता है। अर्थ से मतलब भू संयोजित किया जाता है, किसी जमीन से किया जाता है संयोजित। इस प्रकार असंपृक्त गैस द्वारा फेज एंड अर्थ के बीच विद्युत रोधन प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा इस प्रकार का गैस क्या होता है, इस प्रकार जो असंपृक्त गैस होगा उसके द्वारा कला तथा पृथ्वी के बीच क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलेशन करते हैं, मतलब विद्युत रोधन प्रदान किया जाता है। क्योंकि वायु की अपेक्षा असंपृक्त गैस की परावैद्युत सामर्थ्य अति उच्च होती है। दोस्तों वायु की अपेक्षा क्या होती है, असंपृक्त जो गैस होती है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य बहुत ही अधिक उच्च होती है, अधिक होती है। इसलिए संजीवित अंगों तथा प्रतिरूपकों के बीच असंपृक्त गैस विद्युत रोधी की रुकावटें अति कम रखी जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, इसलिए जो मेरी संजीवित अंग है और उसके प्रतिरूपकों के बीच जो असंपृक्त गैस है वह विद्युत रोधक की जो मेरी रुकावटें होती है वह बहुत ही कम रखी जाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक इक्विपमेंट, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप से फलस्वरूप क्या मतलब परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट क्या प्राप्त होता है दोस्तों कि जिसके परिणाम स्वरूप जो मेरे प्रत्येक इक्विपमेंट, जो मेरे प्रत्येक उपकरण होते हैं अपेक्षाकृत शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। दोस्तों मेरे जो उपकरण होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जीआईएस में जो पूरा जीआईएस है, मतलब कि गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है, उसका साइज घटकर ओटीएस का मतलब क्या है दोस्तों कि ओपन सिरा सबस्टेशन, ओटीएस का मतलब ओपन सिरा सबस्टेशन का लगभग 10% रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम आप ओटीएस का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। दोस्तों जो मेरा जीआईएस है उसका साइज घटकर क्या कहता है, ओटीएस का लगभग 10% रह जाता है। मतलब क्या दोस्तों कि ओपन सिरा सबस्टेशन का लगभग कितना 10% ही रह जाता है। जीआईएस के बहुत से प्रतिरूपकों को फैक्ट्री में ही असेंबल्ड कर दिया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा जीआईएस के बहुत प्रतिरूपक जो कारक होते हैं वो फैक्ट्री में ही समुचित कर दिए जाते हैं, असेंबल्ड कर दिए जाते हैं। और लगभग 3 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर असंपृक्त गैस भर दी जाती है। दोस्तों मैं और जो मेरा लगभग क्या होता है, जो 3 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दाब से जो असंपृक्त गैस होती है वह क्या होती है दोस्तों, भर दी जाती है। इसके बाद उसे असेंबली के लिए सीट पर भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इससे हम असेंबली के सीट पर क्या करते हैं दोस्तों, भेज देते हैं। इस प्रकार के उपकेंद्र अति कॉम्पैक्ट होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा इस प्रकार का उपकेंद्र होता है वह अति सुसंगठित होते हैं, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं दोस्तों, सुसंगठित होते हैं और इन्हें इमारतों की किसी भी फ्लोर पर आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको कितनी भी बड़ी इमारतें, बहुमंजिली इमारतें हो दोस्तों, उसमें हम
हम कहीं भी किसी भी फ्लोर पर हम इसे आसानी से एसएफसी गर्ल्स को हम लगा सकते हैं तथा इसे भू के अंदर भी लगाया जा सकता है तथा इसे हम किसमें दोस्तों अंडरग्राउंड में भी लगा सकते हैं। इसका हम स्थापन भूमि के अंदर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा यह हमारा पूरा एसजीपी का खत्म हुआ सिलेबस हमारा दोस्तों। हम आपका अगला वीडियो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे दोस्तों, अपलोड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो भी ना समझ में आएगा आप हमसे बेझिझक आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम आपको हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। थैंक यू, दैट्स ऑल।